दोस्तों नमस्कार। अगर आप कहीं फंस जाएं और निकलने का रास्ता ना हो तो क्या मन में आता है कि किसी तरह से पतली गली से कोई ना कोई तो रास्ता निकल जाए। आज स्थिति प्रेसिडेंट ट्रंप और नाटो की यही है। जिस तरह से यूक्रेन वॉर चल रहा है और ये लग रहा है कि नाटो सपोर्टेड बाय अमेरिका, इनकी हार निश्चित है, तो इज्जत बचाने के लिए कुछ तो रास्ता ढूंढना होगा। आज हम इसी की चर्चा करेंगे क्योंकि चोरी छुपे, पूरी दुनिया से दूर, लेंस से दूर, किसी को नहीं पता, अचानक एक 28 पॉइंट का पीस प्लान लीक हो गया। अब वो जो लीक हुआ 28 पॉइंट का पीस प्लान, वो है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसको कैसे रोका जाए। आज हम इसी की चर्चा करेंगे, थोड़ा सा उसका इतिहास समझेंगे और किस तरह से ये पूरा प्लान बना, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे और इस पूरे 28 पॉइंट में क्या बातें कही गई हैं, पूरा इसका डिटेल्ड एनालिसिस आज मैं आपके साथ करूंगा। थोड़ी देर पहले ही ये प्लान रिलीज हुआ है, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पूरे के पूरे 28 पॉइंट में आपसे चर्चा करूंगा, इसलिए शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी होगा कि किस तरह से अमेरिका और यूरोप हार से बचने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये बात बिल्कुल तय है कि ये लड़ाई रशिया जीतेगा। कारण बहुत सिंपल है, यूक्रेन के पास ना फौज है, ना हथियार बचे हैं, ना सप्लाई लाइन है। ऐसी स्थिति के अंदर जिस रफ्तार से रशिया की फौजें आगे बढ़ रही हैं, ऐसा ना हो कि यूक्रेन का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा रशिया के कब्जे में चला जाए और फिर बाद में उसको खाली कराना नामुमकिन हो जाए। इस डर से इस पूरे प्लान को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बदकिस्मती से ट्रंप साहब का ये प्लान लीक हो गया और अब पूरी दुनिया में इस पे चर्चा होगी। ये मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि ट्रंप और नाटो की हार तय है। नहीं तो ये लोग कभी भी अपनी तरफ से पीस प्लान प्रपोज नहीं करते, क्योंकि इस समय यूरोप की आर्थिक स्थिति खराब है, अमेरिका की आर्थिक स्थिति खराब है। लड़ाई जितनी लंबी चलेगी और हालात खराब होंगे। इसीलिए 28 पॉइंट जिसको वो पीस प्लान बोल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं ये फेस सेविंग प्लान है, इज्जत बचाने का रास्ता है। इस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि नाटो जो दुनिया के जो सबसे बड़े देश हैं, ताकतवर देश हैं, अमीर देश हैं, जो यूरोप और अमेरिका, उन्होंने मिलकर जो नाटो प्लान बनाया है या नाटो संगठन बनाया है, ये समझ में आ रहा है कि रशिया के आगे अब वो नाकाम होता जा रहा है। इसकी हम चर्चा करेंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। दोस्तों, ट्रंप साहब ने जो 28 पॉइंट का पीस प्लान दिया है, उसका काम बहुत सिंपल है कि ज्यादा से ज्यादा जो टेरिटरी रशिया कब्जा करना चाह रहा है उसको रोका जाए। इसके अलावा जो मिलिट्री साइज है, क्योंकि रशिया ने कहा कि हम यूक्रेन को मिलिट्री बेस नहीं बनने देंगे, उसकी चर्चा है। और साथ में एक जो कंडीशन थी जिसके कारण यूक्रेन पे अटैक हुआ, वो था कि यूक्रेन कभी भी नाटो नहीं ज्वाइन करेगा। ये भी पार्ट का मुद्दा है। इसका मतलब ये है दोस्तों, ज्यादातर शर्तें जो हैं इस पीस प्लान में वही हैं जो रशिया ने कही थी कि ये डाली जाए। अब कैसे हुआ, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। अब हुआ क्या कि ये जो पूरा प्लान है, ये एग्रेसिव टाइमलाइन के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम पुश कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके रशिया की बढ़ती हुई फौज को रोका जाए। इसका मतलब ये है कि यूक्रेन को ये प्लान बहुत जल्दी एडॉप्ट करना होगा। हो सकता है कि न्यू ईयर से पहले आप इसमें कोई ना कोई डेवलप देख सकते हैं। दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि जो भी प्रपोजल आएंगे उसको प्रेसिडेंट ट्रंप अपने लेवल पे देखेंगे। हालांकि अभी तक यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूरोपियन यूनियन इस प्लान को अपोज कर रहे हैं, लेकिन दोनों की मजबूरी ये है कि बगैर अमेरिका के समर्थन के ये लड़ाई जारी रह ही नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि जो ट्रंप कहेंगे ये मानना पड़ेगा।
अब सवाल इस बात का है कि ये इतनी जल्दबाजी क्यों? जैसा मैंने पहले कहा कि और अगर जमीन यूक्रेन खोता है तो और मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसीलिए इसको बहुत जल्दी से अपनाना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये प्लान बनाया किसने। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल जो अमेरिका की डिप्लोमेसी है ना दोस्तों, वो ट्रंप साहब के दोस्त और परिवार के लोग चला है। जो अमेरिका है वो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप साहब की पर्सनल प्रॉपर्टी बन गया है। उनका मित्र जो उनके स्टीव विटकॉफ, ये हर जगह जा रहे हैं, गाजा में भी वो गए, रशिया भी वो गए, और ये पुराने उनके बिजनेस फ्रेंड हैं। और इनकी जो कंपनी है ट्रंप साहब की, क्रिप्टो करेंसी, उसी के अंदर इनकी और इनके बच्चों की भी इक्विटी है, शेयर होल्डिंग है। तो ट्रंप का परिवार और विटकॉफ का परिवार मिलकर बिजनेस भी कर रहे हैं, ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा मार्को रूबियो, साथ ही ट्रंप के सन इन लॉ जो कुशनर हैं, वो इस टीम का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि ट्रंप का परिवार अब अमेरिका की जो कूटनीति है और जो विदेशी रिलेशन है उसका भी संचालन वही कर रहे हैं। इसके अलावा विटकॉफ का ये कहना है कि हमने रशियन एनवॉय से बात करी और उन्होंने कहा काफी हद तक हमें ये प्लान ठीक लगता है, आप इस पे आगे बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर रशिया ने गो हेड किया है तो ये तभी किया होगा जब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बिहाइंड द सीन रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से इन्होंने कंसेंट लिया होगा, तभी ये बात आगे बढ़ी होगी। नहीं तो रशिया ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर देता और ट्रंप का पूरा प्रयास विफल हो जाता। लेकिन पुतिन साहब अभी तक कोई अपनी तरफ से वक्तव्य नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस प्लान को अभी यूरोप और यूक्रेन अपोज कर रहे हैं। तो जब तक उनका कंसेंट नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता पुतिन साहब अपनी तरफ से कोई बयान देंगे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये पूरा प्लान जो ज़ेलेंस्की है उसके नेशनल एडवाइजर से भी डिस्कस हो गया है, और ओवरऑल ये प्लान इन राइटिंग जो यूएस आर्मी के सेक्रेटरी हैं उन्होंने ज़ेलेंस्की को दिखा के ज़ेलेंस्की को राइटिंग में बता दिया कि अब ये प्लान हम फाइनल कर रहे हैं। इसके बाद जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उनका ये कहना है कि साहब ये अमेरिका का विजन है, वो चाहते हैं अमेरिका ऐसा करना, ये अभी फाइनल ऑफर नहीं है। कारण बहुत सिंपल है कि यूरोप की तरफ से प्रेशर ये है कि ये एग्रीमेंट या ये पीस प्लान अभी पूरी तरह से लागू ना हो। कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि जितना फंड आता है लड़ाई के नाम पे अमेरिका से और बाकी जगह से, उसमें भी तो बंदरबांट होती है, उसमें भी तो हथियारों की फैक्ट्रियां चलती हैं। अपने आप में आज की दुनिया में जो लड़ाई है वो एक प्रॉफिट सेंटर है। तो अगर लड़ाई रुकती है तो बहुत से लोगों का धंधा भी रुकता है, व्यापार भी रुकता है। तो हमेशा एक लॉबी ऐसी रहती है जो चाहती है कि दुनिया में लड़ाई जारी रहे। मैंने एक वीडियो बनाया था कि यूक्रेन की लड़ाई क्यों नहीं रुकनी चाहिए। कारण बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर यूक्रेन की लड़ाई रुकती है तो आप देखेंगे कि अगले महीने 2 महीने में कहीं और लड़ाई छेड़ दी जाएगी, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो ईरान हो या कहीं और हो। कुल मिला के जो हथियारों की फैक्ट्री है वो तो तब कमाएंगे जब हथियार बिकेंगे, और हथियार तब बिकेंगे जब लड़ाइयां होंगी। तो दुनिया में शांति की उम्मीद मत करिए जब तक अमेरिका और यूरोप की बड़ी हथियार कंपनियां अपना व्यापार बढ़ाना चाहती हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कही गई है कि यूक्रेन की तरफ से कि साहब हमारी तरफ से कुछ रेड लाइंस हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हमारी टेरिटरी पूर्ण रूप से वापस दे दी जाए, हमने जो कानून पास किए हैं वो हम वापस नहीं लेंगे। बहुत तरह की बातें जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने मंच पर कही थी। लेकिन अब मजबूरी ये है कि ट्रंप साहब ने उन सब बातों को दरकिनार करके रशिया की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब ये है कि जो यूएस ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि ये लाइव डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब ये कि अभी हमने इसको फाइनल नहीं किया है, थोड़ा बहुत जो भी फेरबदल होगा यूरोप और यूक्रेन की तरफ से वो हम करने को तैयार हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक सीरियस एफर्ट है अमेरिका की तरफ से। जैसा कि हमने गाजा में पीस प्लान लिया था, वैसा ही हम यहाँ पे यूक्रेन के लिए शांति की बात कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये जल्दबाजी क्यों, क्योंकि हार निश्चित है। अगर जितना डिले किया जाएगा उतना अमेरिका और नेटो के लिए मुश्किल होगा दुनिया को बताना
कि आफ्टर ऑल वो रशिया को रोक क्यों नहीं पाए। और अगर आप देखें वेस्टर्न एनालिसिस, यूक्रेन की हालत बहुत खराब है, ना हथियार है, ना पैसा है, ना लोग है। इसका मतलब युद्ध हारना पूर्ण रूप से तय है। और युद्ध हार यूक्रेन की नहीं है, यूक्रेन के पीछे था अमेरिका और नेटो, उन दोनों की हार मानी जाएगी। यूक्रेन को सिर्फ एक प्यादे के रूप में दुनिया देख रही है। अब सवाल इस बात का है कि इसके मुख्य मुद्दे क्या हैं। रशिया ने कहा कि आपने जो हमारे एसेट फ्रीज किए हैं, पार्ट ऑफ दैट विल बी यूज्ड फॉर यूक्रेन रीबिल्डिंग। रशिया के ऊपर से सैंक्शन हटाया जाएगा। और दोनों, अब अल्टीमेटली यूएस तो बिजनेस है ना, उस ट्रंप साहब तो बिजनेसमैन है, वो डील कर रहे हैं रशिया से कि हम माइनिंग और रेयर अर्थ वगैरह में मिलकर काम करेंगे और जो रशिया है उसको G8 का सदस्य हम वापस बनाएंगे। ये एक डील हो रही है। इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ से पूरा प्रयास है कि किसी तरह से ये लड़ाई रुक जाए। और ज्यादा इच्छा ट्रंप की है, क्योंकि एक तरफ तो वो ये क्रेडिट ले लेंगे कि देखो हमने लड़ाई रुकवाई, तो नोबेल प्राइज मुझे दोबारा दे दो, एक बार फिर प्रयास वो करेंगे। और दूसरी तरफ वो ये कहेंगे कि देखिए मैंने लड़ाई रुकवाई, हालांकि स्थिति ये है कि वो हार की कगार पे है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब हम एक एक करके देखते हैं कि इस पूरे प्लान में कहा क्या गया है। पहला, यूक्रेन सॉवरेनिटी विल बी कंफर्म्ड। इसका मतलब ये है कि यूक्रेन एक देश बना रहेगा, उसके ऊपर पूर्ण रूप से कोई अतिक्रमण नहीं करेगा। बिल्कुल सही है, रशिया का भी कोई एजेंडा नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव नॉन एग्रेसिव एग्रीमेंट विल बी कंक्लूडेड बिटवीन रशिया, यूक्रेन एंड यूरोप। ऑल एम्बिग्विटीज ऑफ लास्ट 30 years विल बी कंसिडर्ड सेटल्ड। एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, किनके बीच में? तीनों के बीच में, रशिया, यूक्रेन और यूरोप। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था यूरोप से कि हम यूक्रेन को नेटो में शामिल करेंगे, रशिया ने उसके लिए मना किया। रशिया को लगता है कि अगर यूक्रेन नेटो में जाता है तो उसके बॉर्डर तक जो नेटो की फौजें और हथियार है वो आ जाएंगे, जिससे रशिया को रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये कारण है, इसको तीनों चीजों को सेटल करने के लिए तीनों लोग बैठेंगे। तीसरी कंडीशन है कि रशिया विल नॉट इन्वेड नेबरिंग कंट्रीज एंड नेटो विल नॉट एक्सपेंड फर्दर। मतलब ये रशिया की कंडीशन थी कि नेटो अब आगे नहीं बढ़ेगा, ये माना गया। और बदले में ये कहा गया कि रशिया किसी और पे आक्रमण नहीं करेगा। तो पुतिन ने साफ पहले भी कहा था कि हमने कभी आक्रमण किया ही नहीं, हमने हमेशा जवाब दिया था। ए डायलॉग विल बी हेल्ड बिटवीन रशिया एंड नेटो मीडिएटेड बाय यूएस। रास्ता कोई बचा नहीं, क्योंकि अगर नेटो और रशिया के बीच में मीडिएशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि असली लड़ाई नेटो और रशिया की है। यूक्रेन को तो मोहरा बनाया गया, नहीं तो यहां पे बात होनी चाहिए थी रशिया एंड यूक्रेन, लेकिन बात हो रही है रशिया एंड नेटो को लेकर। इस बात को आपको समझना होगा कि यहाँ पे बलि का बकरा बना यूक्रेन, और मलाई खाने की पूरी कोशिश की थी नेटो और अमेरिका ने, लेकिन वो गेम सफल नहीं हो पाया। यूक्रेन विल रिसीव रिलायबल सिक्योरिटी गारंटी। अब ये सिक्योरिटी गारंटी जो बार बार यूक्रेन कह रहा है कि हमारे ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए, एक तरफ उसकी गारंटी ये थी कि हम नेटो में शामिल होंगे तो नेटो हमारे साथ आएंगे। अब आप अगर नेटो में शामिल नहीं हो रहे हैं तो किसी को तो सिक्योरिटी गारंटी देनी होगी। अब ये काम अमेरिका का है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज आप देखिएगा, US would be explicitly security guarantee for Ukraine. First time this has officially been on table. Talks through the proposed does not offer further detail. गारंटी क्या होंगी, कैसे होंगी, अभी ये खाका नहीं बना है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो अमेरिका है वो फ्री में तो गारंटी देगा नहीं, कुछ ना कुछ तो वसूली करेगा। ये तो ऐसा है कि आपको पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, हम आपके यहाँ लगा देंगे, तनख्वाहें आपको देनी होंगी, खर्चे आपको देने होंगे। फ्री में यूएस और ट्रंप देने वाले कुछ है नहीं। साइज ऑफ यूक्रेन आर्मी विल बी रिड्यूस टू 6 लाख। अभी 8-8.5 लाख है। उन्होंने कहा कि साहब यूक्रेन की आर्मी का साइज 6 लाख से ज्यादा नहीं होगा। यूक्रेन विल नॉट ज्वाइन नेटो, ये बात भी बहुत क्लियर है, इस बात को भी आपको समझना होगा। नेटो एग्रीज नॉट टू स्टेशन ट्रूप्स इन यूक्रेन, और ये बात रशिया की थी। ये दोनों कंडीशंस जो थी ये रशिया की कंडीशंस थी कि नेटो ज्वाइन नहीं होगा, यहाँ पे जो फौज है वो लिमिट कर दी जाएगी, और नेटो की जो फौज है वो यूक्रेन में नहीं आएगी। ये रशिया की डिमांड्स थी। लेकिन
यूरो फाइटर जेट्स विल बी स्टेशनड इन पोलैंड। ये पहले भी था क्योंकि पोलैंड ऑलरेडी नेटो का हिस्सा है, उसको आप रोक नहीं सकते। यूएस की तरफ से जो गारंटी है, यूएस विल रिसीव कंपनसेशन फॉर गारंटी यूक्रेन इन्वेड्स रशिया, इट विल लूज द गारंटी। जैसा मैंने पहले कहा कि अमेरिका फ्री में कुछ नहीं देगा, यूक्रेन को इसका पैसा देना होगा। अब यूक्रेन कैसे देगा? अमेरिका की नज़र बहुत क्लियर है, या तो वो वहाँ से यूरेनियम लेंगे, वहाँ से रेयर अर्थ लेंगे, मिनरल्स लेंगे। अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन को एक्सप्लॉइट करेगा इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी गारंटी। ये बात हमें समझनी होगी। इसके अलावा अगर यूक्रेन रशिया पे इन्वेड करता है तो गारंटी खत्म हो जाएंगी। अगर रशिया यूक्रेन पे इन्वेड करता है, आक्रमण करता है, तो जैसे पुराने सैंक्शंस लगे थे वापस सारे लग जाएंगे, और जो नई टेरिटरीज की रिकॉग्निशन और अदर बेनिफिट्स हैं वो हम सब वापस ले लेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मतलब ये है कि रशिया ने जो यूक्रेन की टेरिटरीज पे कब्जा किया है, अमेरिका और यूरोप इस बात को मान रहे हैं कि अब वो रशियन टेरिटरी कहलाएंगी। जो पहले कहा जा रहा था कि यूक्रेन की पूरी जमीन वापस लेने के बाद ही लड़ाई रुकेगी, अब ये सबको समझ में आ गया कि वो संभव नहीं। इसीलिए इस लाइन का मतलब ये है कि जो कब्जाई हुई जमीन है अब वो रशिया का हिस्सा मानी जाएगी। अगर किसी भी तरीके से यूक्रेन ने रशिया के ऊपर मिसाइल से भी हमला किया तो सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका नहीं देगा। दूसरी तरफ यूक्रेन नेटो में तो शामिल नहीं होगा, मतलब उनका जो हथियारों का ग्रुप है उसमें शामिल नहीं होगा, सुरक्षा ग्रुप में, लेकिन ईयू की मेंबरशिप ले सकता है फॉर कमर्शियल पर्पस, मतलब फ्रॉम ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू। और जो मेंबरशिप है, जब तक पूरी तरह से एक्सेशन नहीं होता तो यूक्रेन की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए यूरोपियन यूनियन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देगा। अब यूक्रेन को रीबिल्ड करना है, सब तो टूट फूट गया, उसके लिए यूक्रेन डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा और साथ ही जो वहां इंडस्ट्रीज है उनको सपोर्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट होगा। यूएस विल कोऑपरेट जॉइंटली विद बिल्डिंग यूक्रेन, अब आप ध्यान से देखिएगा, ऑपरेट यूक्रेन गैस इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पाइपलाइन एंड स्टोरेज। अल्टीमेटली अमेरिका का पूरा फोकस है एनर्जी पे कंट्रोल करना। अब वहां से अमेरिका व्यापार करेगा और किसको बेचेगा? ये पूरी एनर्जी वापस यूरोप को बेचेगा अमेरिका। अल्टीमेटली पिसेगा यूरोप ही। ट्रंप साहब बिजनेसमैन हैं, वो कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। उनको पता है कि अगर रशिया से एनर्जी जा रही थी, अब अगर रशिया की एनर्जी यूरोप नहीं लेता है तो कहीं से तो लेगा, यूक्रेन से लेगा, और उसका मुनाफा अमेरिकन कंपनीज के खाते में जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा जॉइंट एफर्ट टू रिहेबिलिटेट वॉर अफेक्टेड एरिया। अब जब रिहेबिलिटेशन होगा तो इसमें भी व्यापार है, अमेरिका की कंपनियां काम करेंगी। अब यहाँ पे भी आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ पे अमेरिका की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यही तो मैं कह रहा था, ट्रंप साहब की नीयत वही है। एंड वर्ल्ड बैंक विल डेवलप स्पेशल फाइनेंसिंग पैकेज टू एक्सेलरेट दीज एफर्ट्स, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस फिर अमेरिका ही लगाएगा थ्रू वर्ल्ड बैंक। रशिया विल बी री इंटीग्रेटेड इनटू ग्लोबल इकोनॉमी, सैंक्शंस हटाए जाएंगे, अमेरिका अपनी तरफ से रशिया के साथ व्यापार शुरू करेगा, एंड रशिया विल बी इनवाइटेड टू ज्वाइन G8 कंट्रीज। 14वां पॉइंट कहता है कि जो रशिया के फ्रोजन एसेट्स हैं उनको इस्तेमाल करके यूक्रेन का रीबिल्डिंग किया जाएगा। यूएस विल रिसीव 50% ऑफ द प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस वेंचर। ध्यान रखिएगा, पैसा रशिया का, उससे जो प्रॉफिट आएगा वो जाएगा अमेरिका के खाते। ये है अमेरिका का एक्सप्लॉयटेशन, मौके का फायदा उठाना, लड़ाई में भी प्रॉफिट देखना। फ्रोजन यूरोपियन फंड विल बी अनफ्रोजन, तो जो भी रशिया की तरफ से फ्रोजन फंड्स थे वो उनको अनफ्रीज किया जाएगा और एक सेपरेट यूएस रशिया इन्वेस्टमेंट व्हीकल बनाया जाएगा। यूएस और रशिया अपना व्यापार बढ़ाएंगे, यूक्रेन का एक्सप्लॉयटेशन होगा और नेटो विल प्रोवाइड द फंड फॉर रिकंस्ट्रक्शन, उसका प्रॉफिट अमेरिका घर ले जाएगा। अब आप समझिए इस पूरी रणनीति का खेल क्या है और किस तरह से यूरोप को प्रेसिडेंट ट्रंप ने बांध दिया है। उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर वो इस कंडीशन को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? ट्रंप साहब कहेंगे ठीक है आप लड़ाई लड़ते रहिए, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, और यूरोप के पास क्षमता नहीं है
कि वो यूक्रेन की लड़ाई को सस्टेन कर सके। इसके अलावा अमेरिकन रशियन एक वर्किंग ग्रुप बनेगा ऑन सिक्योरिटी इश्यूज, जो वैसे भी चल रहा है। पॉलिसी ऑफ नॉन एग्रेशन टुवर्ड्स यूरोप एंड यूक्रेन, इसके लिए रशिया एक कानून बनाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। फरवरी में जो न्यूक्लियर ट्रीटी थी वो खत्म होने वाली थी, इसी बहाने कहा गया कि नॉन प्रोलिफिकेशन की जो ट्रीटी है उसको हम एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि दोनों अगर राष्ट्रपति तैयार है तो एक ही दिन लगता है साइन करने में। ऑलरेडी वो ट्रीटी एग्जिस्ट करती है, फरवरी 26 में वो एक्सपायर हो रही है, उसको साइन करके एक्सटेंड करना है। इसके अलावा जो कहा गया, यूक्रेन एग्रीज टू बी नॉन न्यूक्लियर स्टेट, मतलब यूक्रेन अपने यहाँ पे एटॉमिक हथियार कभी नहीं रखेगा। जो वहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है उससे जो बिजली पैदा होगी वो रशिया और यूक्रेन दोनों के हिस्से में जाएगी, क्योंकि इस समय अगर वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है अगर वो रशियन फोर्सेस के कब्जे में है और यूक्रेन को अगर बिजली नहीं मिलती तो यूक्रेन के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए ये एग्रीमेंट किया गया कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उसके तहत चलेगा, जो बिजली पैदा होगी वो दोनों देशों में जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ से बराबर की बात है। एक सबसे बड़ा कंसर्न था रशिया का, वो ये था कि जो रशियन एथनिक पॉपुलेशन है यूक्रेन में, यूक्रेन ने एक मूर्खों जैसा कानून बनाया था कि कोई भी स्कूल या कोई भी संस्था रशियन नहीं पढ़ाएगी और उसको डिस्करेज किया जाएगा। इसको लेके विवाद बढ़ा था, इसीलिए जो बॉर्डर स्टेट्स थे वहां पे रशियन जो स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, यूक्रेन ने उनके साथ ज्यादती करी, जिसके कारण रशिया में काफी बेचैनी हुई और अल्टीमेटली नौबत अब लड़ाई तक आ गई। कहने को लेकर यह है कि अब यूक्रेन को तरीका बदलना होगा, अपने स्कूल और कॉलेजेस में एजुकेशन सिस्टम बनाना होगा ताकि प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस अबाउट डिफरेंट कल्चर्स एंड एलिमिनेटिंग रेसिज्म एंड प्रेजुडिस अगेंस्ट टेक्निकली the Russian speaking population. Ukraine will adopt EU rules and religious tolerance and protection of linguistic minority. अगर आपको कल को EU ज्वाइन करना है तो आपको ये कानून यूरोप के मानने होंगे। Abolish all discrimination measures guarantee the rights of Ukraine and Russian media and education. आपको किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन वो नहीं करना। All Nazi ideologies and activities must be rejected and prohibited. यही बात रशिया कह रहा है काफी समय से। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है टेरिटरीज जो रशिया ने कब्जा की हुई है। यूक्रेन ने यह कहा कि जब तक मेरी टेरिटरीज वापस नहीं आएंगी तब तक लड़ाई नहीं रुकेगी, लेकिन अब स्थिति यह है, सबको ये बात समझ में आ गई कि रशिया को आप हरा नहीं सकते और टेरिटरीज अब आपको वापस मिल नहीं सकती। तो अमेरिका की तरफ से प्रयास यह है कि जितनी जल्दी हो सके इस एग्रीमेंट को लागू कराया जाए, नहीं तो अगर रशियन फौजें आगे बढ़ती रही तो और टेरिटरी हाथ से चली जाएगी। इस समय करीब 22% जो यूक्रेन का हिस्सा है, 22 से 25% वो जो रशिया है उनके कब्जे में आ चुका है। अब सवाल इस बात का है कि क्रीमिया, लुहांस्क एंड डोनेत्स्क विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज डिफैक्टो रशियन इंक्लूडिंग बाय यूएस। तो जो कब्जा हो चुका उसको वो रशियन टेरिटरी मानेंगे। खरसोन और ज़ेफिरिया में जहां पे भी इस समय लड़ाई चल रही है, जो फौजें जहां हैं वहां पे उसको लाइन ऑफ कंट्रोल माना जाएगा। और यही गलती भारत ने की थी कि अपनी तरफ से भी उन्होंने जब सीज फायर किया तो उस समय कश्मीर आधा हम वापस ले पाए थे। रशिया क्या कर रहा है, जब तक ये एग्रीमेंट साइन होगा तब तक रशिया का प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा वो अपने कब्जे में ले ले। इसीलिए आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि रशिया की तरफ से बहुत तेजी से फौजें आगे बढ़ेंगी, आक्रमण तेज होगा ताकि एग्रीमेंट से पहले जितना ज्यादा हिस्सा कब्जाया जा सके उतना कर लिया जाए। रशिया विल रिलिंक्विश अदर एग्री टेरिटरी इट कंट्रोल्स आउटसाइड द 5 रीजन। अगर कहीं पे और छोटा मोटा बॉर्डर्स पे रशिया ने कब्जा किया है तो रशिया उसको छोड़ देगा। बात सही है कि सब तरफ अपनी फौज को फैलाने से अच्छा है जो मेजर एरियाज हैं उस पर कंसंट्रेट किया जाए और उसको कंसोलिडेट किया जाए। इसके अलावा यूक्रेन का यह कहना है कि डोनेत्स्क ओब्लास्ट दैट दे करंटली कंट्रोल एंड विद विड्रॉल जोन विल बी कंसीडर्ड एज अ न्यूट्रल डीमिलिटराइजेशन बफर जोन। अब ये डोनेत्स्क जो एरिया है, यहां पे रशिया का ये कहना है कि यहां से आप यूक्रेन को हटाइए, वहां से यूक्रेन को भी हटाइए, हम भी वहां नहीं जाएंगे, उसको एक न्यूट्रल जोन बनाइए, वहां कोई फौज नहीं जाएगी एंड दैट विल बी एक्टिंग एज ए बफर जोन। और इसके साथ ही 22 नंबर पॉइंट पे ये कहा गया है
कि दोनों तरफ से फ्यूचर जो टेरिटोरियल एग्रीमेंट है वे डू नॉट चेंज दीज अरेंजमेंट्स बाय फोर्स। जो भी एक बार हमने टेरिटरी एग्री कर ली, अब आप फौज भेज के उसको बदलने का प्रयास मत करिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो जो सिक्योरिटी गारंटीज की बात की गई थी वो सब विड्रॉ हो जाएंगी। रशिया विल नॉट प्रिवेंट यूक्रेन फ्रॉम यूजिंग डेनिपर रिवर वाटर फॉर कमर्शियल एक्टिविटी। जैसे हम लोगों ने सिंधु घाटी जो था अपना इंडस वाटर ट्रीटी, इसी तरह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जो बिल्कुल यूक्रेन के बीच में से जाती है। एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि आप इस नदी के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि इस नदी से बहुत सारा जो वाटर वर्क्स है, मतलब कि जो अनाज है यूक्रेन का, वो ब्लैक सी तक आता है लोडिंग अनलोडिंग के लिए, तो आप उसको जारी रख सकते हैं। एक ह्यूमैनिटेरियन कमेटी बनेगी जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज को एड्रेस करेगी, जैसे कैदियों के बारे में जो इधर उधर से होस्टेज आ गए हैं वो, पॉपुलेशन अगर ट्रांसफर होना चाहती है वो, बच्चे जो बिखर गए हैं उनको, जो सारी चीजें जो हैं इंसानियत के नाते जो करना होगा उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यूक्रेन विल होल्ड इलेक्शन इन 100 डेज। मोस्ट प्रोबेबली ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट होगा या उसको सत्ता से हटना पड़ेगा। ये कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि इस एग्रीमेंट के बाद ज़ेलेंस्की की वहां पे कोई जरूरत नहीं है, जनता वैसे ही दुखी है और निकाल भार करेगी। ये कयास लगाए जा रहे हैं। ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस कॉन्फ्लिक्ट विल रिसीव फुल एमनेस्टी फॉर देयर एक्शन। 26 नंबर पॉइंट ये कहता है कि लड़ाई के बाद, इस एग्रीमेंट के बाद, ना यूक्रेन की तरफ से रशिया पे और ना रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कोई केस होगा लाइक वॉर क्राइम केसेस, कोई ऐसा नहीं करेगा। साथ में ये कहा गया कि दिस एग्रीमेंट भी लीगली बाइंडिंग। एक पीस काउंसिल बनेगी प्रेसिडेंट ट्रंप की अध्यक्षता में, जैसा कि गाजा में किया गया था। सेम मॉडल यहां पे लाया गया है। और 28वां और लास्ट पॉइंट है कि once all parties agree to this memorandum, the ceasefire will take place with immediate effect. Both sides retreat to the agreed point to begin implementation of the agreement. जैसे ही ये एग्रीमेंट पे साइन होते हैं उसी समय से सीज फायर होगा और जिस फौज को जहां जाना है वो तुरंत अपने उस ठिकाने पे पहुंचेंगी, एक्सटेंड नहीं होगा फर्दर वॉर। तो दोस्तों ये थे 28 पॉइंट इस एग्रीमेंट के। कुल मिला के स्थिति ये है, रशिया का पलड़ा भारी है। नेगोशिएटिंग पावर इस समय रशिया की ज्यादा है, इसलिए रशिया की ज्यादातर कंडीशंस मान ली गई है। एक पॉइंट है जो कंट्रोवर्शियल है, रशिया उसको कितना मानेगा, वो है रशिया के फ्रोजन एसेट्स जो यूरोप के पास है। क्या रशिया उनको कुर्बान कर देगा, छोड़ देगा, या वहां पे कोई कंडीशंस लगाई जाएंगी, ये देखने वाली बात है। रही बात यूक्रेन की, उनके हाथ में कुछ नहीं है, न लड़ाई की क्षमता है, न बार्गेनिंग पावर है। और ट्रंप साहब का प्रयास ये है कि इससे पहले कि रशिया पूरी तरह से यूक्रेन को बर्बाद कर दे और बाद में नेटो और अमेरिका को पूरी दुनिया में बेइज्जती झेलनी पड़े, एक पतली गली के रास्ता निकालो, एग्रीमेंट साइन करो, ताकि रशिया की टर्म्स एंड कंडीशंस हम माने और कुल मिला के इस लड़ाई को रोका जाए, ताकि नेटो और अमेरिका की इज्जत बच जाए। ये है पूरा प्रयास दोस्तों इस 28 पॉइंट एग्रीमेंट का। उम्मीद है आपके सामने मैंने सारे तथ्य रखे, आपको पसंद आया होगा ये पूरा एनालिसिस। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।